गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ उसमें मैथ का डिटेल सॉल्यूशन बिल्कुल धाकड़ तरीके से सेट 1 का एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके। अगर आप चैप्टर को पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अगर आप पहली बार भी क्वेश्चंस को देख रहे हो तो भी समझ जाओगे। हाँ, पेशेंस से देखना वीडियो को पूरा, और कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे दिक्कत होगा नहीं, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और देखिए मैथ में रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, और मैथ में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो। इसमें जैसे 40 का 40 है, 40 नंबर का पूरा उठा सकते हो। बस ध्यान से देखिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं आप लोग का। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शानदार तरीके से आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, वहां भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। हर एक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर लीजिए। हर एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम तक आएगा, तो हेल्प तो भैया बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। मॉडल पेपर जो है आप लोग का 10th का, इसमें टोटल दोस्तों बता दूं सबसे पहले 19 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आप लोग को 19 सवालों का जवाब नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले 2 नंबर वाले जो सवाल है, 2 नंबर वाले 5 सवाल का जवाब देना है जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर 3 नंबर वाले सवाल है, 3 नंबर वाले आपको 5 सवाल का जवाब देना है जिसमें 15 नंबर मिल जाएगा। और फिर 5 नंबर वाले सवाल है जिसमें सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है, तो आपको मिल जाएगा 15। मतलब टोटल आप लोग का 40 नंबर भैया हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। आप लोग का 3 सेक्शन में बटा हुआ है और पहला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र दोस्तों आप लोग सिंपल से फॉर्मूला है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला है आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख ही सकते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला बिंदु क्या है a -5,7 और जो दूसरा बिंदु है वो दिया है b क्या -1,3। ठीक है, इसके बीच का आप लोग को दूरी निकालने बोला है। तो हम लोग पता है एक दूरी सूत्र होता है, क्या होता है भैया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी दूरी निकालने बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला चिपका देना है। ठीक है, बिल्कुल प्यार से। तो देखिए क्या ये वाला दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर x2। अब यहां पे आपको समझना होगा x1 कहां से लेंगे, x2। तो जो पहले होगा ना उसको हम लोग x1 y1 लेंगे, जो बाद में होगा उसको हम लोग x2 y2 लेंगे। ये पहले है, a पहले आ रहा है ना, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ये बाद में आ रहा है तो ये हो गया x2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, बस इतने से काम। तो x2 - x1 मतलब -1 और -5, तो -1 है यहां पर, और -5 तो क्या हो जाएगा यहां पर +5 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1। y2 कितना है तो सर 3 है, और -y1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर। आंसर आ गया आप लोग का। देखिए माइनस प्लस माइनस 5 में गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 में गया तो -4 का स्क्वायर। स्क्वायर करने आप लोग को भली भांति आता होगा। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 दोस्तों हो जाएगा 32, और 32 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 4√2 मात्रक। भैया इसका कोई मात्रक नहीं होता इसलिए 4√2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता है, तो मात्रक कुछ भी हो सकता है। चलिए पहला सवाल ये है, इतना कर दिए, 2 नंबर मिल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर पूछा है कि यदि sin a बराबर 3/4, 2 नंबर क्या पूछा है कि sin a बराबर आपको दिया है 3/4, sin a बराबर दे दिया है 3/4, तो आपको cos a और tan a का मान निकालना है। तो sin a 3 आप लोग क्या निकालना है, cos a और tan a का। तो sin a बराबर क्या होता है तो सर p/h होता है। मतलब हम लोग का p कितना हो गया भैया, p 3 हो गया, 4 क्या हो गया 4 बोल रहे हैं, h कितना हो गया तो h हो गया 4, अरे यार बार वही गलती, h हो गया 4। हमको निकालना है b, तो एक फॉर्मूला होता है क्या, h² = p² + b²।
ठीक है, आप लोग ये चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसे टेंशन मत लीजिए। आप लोग को cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा एच, मतलब हमको b चाहिए, ठीक है, हमको b निकालना पड़ेगा। तो h का वैल्यू कितना है 4, बैठा दीजिए, p का वैल्यू कितना है 3, बैठा दीजिए, प्लस b का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसी को बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर b का स्क्वायर, ठीक है। तो b का स्क्वायर यहां से निकाल लीजिएगा, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7, तो b इक्वल टू हो जाएगा √7। ये हम लोग का b आ गया। अब क्या निकालना है cos a, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा भैया, cos a बराबर हो जाएगा b बटा में h। b कितना है निकाले अभी, इसलिए तो b निकाले ना 7, और h कितना है 4, समझ गए। फिर क्या निकालना है tan a, तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं। tan a बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है p बटा b। आप लोग देखिए मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। p कितना आया देखिए, p तो हम लोग का है ही यहाँ पर 3, तो 3 और बटा b कितना है 4, सॉरी b कितना निकाले 7, तो √7, ठीक है। देखिए ये जो p b ये सब फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा। जब मैं चैप्टर आप लोग को 8 पॉइंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, 8 चैप्टर, तो आप लोग ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और क्या ये फॉर्मूला ये जो है, और साथ में ये वाला, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा इसको याद रख लीजिए। h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, क्योंकि कभी p दिया रहेगा, h दिया रहेगा, b निकालने बोलेगा, तो कभी p और b दिया रहेगा, h निकालने बोलेगा, ठीक है। तो कभी आपका h दे देगा, p दे देगा, तो b निकालने बोलेगा, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सब जो कुछ होता है, जब पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा में पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 3 नंबर सवाल, अरे पॉकेट में भर दिया भैया। 3 बोला है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए इधर बनाऊं मैं, दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। सबका आंख ठीक है तो नहीं दिखेगा। मान निकालना है, क्वेश्चन है आप लोग का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों यहां पर आप लोग को एक वैल्यू याद करना पड़ेगा कुछ, कि tan 45 का मान कितना होता है, cos 30 का कितना होता है, sin 60 कितना होता है, ये सब वैल्यू याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 2 tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहां पर 1 बैठा देंगे, उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो होता है सर √3/2, बैठा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है। हो गया काम। 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचा क्या 2 एकम 2 हम लोग का आंसर, क्योंकि ये प्लस और माइनस कट जाएगा जी, 2 हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। बस इतनी सी बात। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर बोला है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने से पहले इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए हो गया। तो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर। चलिए इधर से बना के चलता हूं, उधर क्या बढ़िया रहेगा ना। 4 नंबर क्या है देख लीजिए। बोला है cos 38 cos 52, cos 38 और cos 52 प्लस माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री बराबर 0। मतलब इसको आप लोग को सॉल्व करके 0 लाना है। कैसे लाएंगे, बस एक तरफ को आप चेंज कर दीजिए। cos 38 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो आप लोग बोलिएगा सर 90 में 52 घटा देंगे तो 38 मिल जाएगा, इसका काम खत्म। अब इसको करते हैं, cos 52 है तो cos 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 में हम कितना घटा दें कि 52 आ जाएगा, तो बोलिएगा सर आप 38 घटा दीजिए ना, आ जाएगा, तो आ गया। बस एक तरफ को चेंज करना है, एक तरफ ज्यों का त्यों रख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया जी। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री। गेट इट। cos 90 माइनस 38 मतलब क्या, साइन 38,
और उधर क्या था पहले से, एक था साइन 38 और एक था साइन 52। अच्छा, दोनों तरफ आपको इक्वल दिख रहा है क्या? एक बच्चा बोल रहा है नहीं दिख रहा है। अरे क्यों नहीं दिख रहा है? इधर साइन 38 है और इधर साइन 38 है इक्वल, इधर भी साइन 52, इधर साइन 52, एक ही तो है, आगे पीछे है तो क्या दिक्कत है भैया? 5 गुना 3 लिखो बराबर 3 गुना 5 लिखो, बात तो सेम ही है ना, वही है, मतलब दोनों तरफ सेम है, मतलब कट के क्या हो जाएगा? जी हाँ, 0 हो गया हम लोग का प्रूफ। किस बात की देरी है? आई बात समझ में? चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं अब। और यार देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। यहां पर लिखे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या दिया हुआ है? त्रिज्या हम लोग का दिया है 7 सेंटीमीटर, लिख लिए 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब भैया ऊंचाई इक्वल टू h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है भैया, ये दिया हुआ है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू को बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? तो बोलिएगा 22/7। आर का मान दिया हुआ है कितना? 7, उसका स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है? 5 हो गया। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 2 बार लिख सकते हैं जी, और गुने 5 है तो 5 लिख दिए। 7 एकम 7 कटिंग, इसको गुना कर दीजिए 22 गुने 7 और गुने 5, 22 पचे 110, 110 को 7 से गुना कर दीजिएगा तो 770 आप लोग का सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। 6 नंबर में एक क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, ये 7 नंबर नहीं जी, ये 5 नंबर था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 5 नंबर सवाल है। चलिए 6 नंबर देखिए क्या बोला है। माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच का संबंध बताइए। बहुत आसान सा है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों हम लोग को फॉर्मूला जो होता है याद रख लीजिए कि बहुलक बराबर, ठीक है, कौन सा लक? बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका ही है ना, हाँ ऐसे लिखा हुआ है, माध्यिका -2 माध्य। आई बात समझ में? ये हम लोग का फॉर्मूला है दोस्तों। ये आप लोग का तो फॉर्मूला पूछ दिया, सवाल भी यहां पर पूछा जा सकता है। हो सकता है माध्यिका दे दे, माध्य दे दे, बहुलक निकालने बोल देगा। हो सकता है बहुलक दे दे, माध्यिका दे दे, माध्य निकालने बोल देगा। तो फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए काफी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है। क्या पूछ रहा है देखिए, बहुत आसान सवाल है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा मतलब अरे लूडो का गुट्टी। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या और एक सम संख्या। तो देखिए, कोई पासा को फेंका जाता है भैया, तो पासा को फेंकने पर हम लोग का संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है? सॉल्यूशन हम लिखें यहां पर, ठीक है, संभावित परिणाम क्या क्या आ सकता है वो मैं लिख देता हूं। तो संभावित परिणाम भैया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या फिर छक्का, सबको चाहिए, यही आ सकता है। इसके अलावा तो लूडो गुटी फेंकने पर कुछ नहीं आएगा ना। लूडो खेलते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए खेलना भी जरूरी है। तो एक विषम संख्या, हमको क्या निकालना है? पहला नंबर किसका प्रायिकता निकालना है कि जो संख्या है वो क्या है? विषम संख्या हो, विषम संख्या। तो यहां कुल कितना है देख लीजिए, तो कुल कितना को आ रहा है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। विषम संख्या कितना बार आ रहा है? तो विषम संख्या बोलेगा 1 बार, 2 बार, सॉरी 2 तो नहीं है विषम संख्या, 2 बार और 3 बार, मतलब 3 बार आ रहा है विषम संख्या। और कुल कितना, यहां का अगर फॉर्मूला आप लिखिएगा तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, ठीक है, अनुकूल बटे कुल। बस एक बार समझ लीजिए आप थोड़ा सा, फिर मैं बता रहा हूं यहां पर। अनुकूल, ठीक है, और बटा में कुल, ठीक है। और इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो क्या कि विषम संख्या आने की संख्या, विषम संख्या आने की, बस थोड़ा समझ लीजिए फिर मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा। आने की संख्या,
और बटा में क्या, कुल संख्या। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट में बता रहा हूं। यहां पर देखिए, विषम संख्या आने की संख्या, विषम संख्या हम लोग को निकालना है, तो विषम संख्या कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3। कुल संख्या कितना बार आ रहा है, कुल 6 बार आ रहा है, 6 काट दीजिए 1 और 2 से, मतलब 1/2 आंसर हो गया। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको इसको नहीं लिखना है चलेगा, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, अनुकूल बटे कुल बराबर देके भी ये वाला आप लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप विषम संख्या लिख के प्रायिकता, हाँ ये वाला लिखना पड़ेगा, प्रायिकता विषम संख्या लिखिए, लिख दीजिए विषम संख्या आने की संख्या बटे कुल संख्या, फिर इसको बनाइए, चलेगा। या फिर अगर ये आप दोनों नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए प्रायिकता विषम संख्या बराबर 3/6 करके काट के 1/2 लिखिए, कोई काटने वाला नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन में प्रभाव डालना चाहते हैं तो ये एक चीज लिख दीजिएगा, या तो आप इसको लिखिए या फिर इसको कोई एक को लिख दीजिएगा, ताकि उसको भी पता चले हाँ बच्चा पढ़ा है, बच्चा को नॉलेज है। ठीक है, बाकी आपका मन वृंदावन। चलिए, और एक पूछा इसमें सम संख्या, प्रायिकता किसका, सम संख्या। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। अब की बार मैं नहीं लिखता हूं। क्या है सम संख्या, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बट्टा टोटल कितना है 6, 1/2 कट के आ जाएगा आंसर। तो प्रायिकता दोस्तों हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, अनुकूल मतलब जिस चीज का प्रायिकता निकालने दे रहा है वो वाला चीज कितना बार आ रहा है, और कुल कितना बार आ रहा है। मतलब हम लोग को विषम संख्या निकालने बोल रहा है, विषम संख्या कितना बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। कुल संख्या कितना है, तो 6 को हो गया 6। उसी प्रकार सम संख्या निकालने बोल रहा है, प्रायिकता कितना बार आ रहा है, सम संख्या 3 बार आ रहा है। कुल कितना बार है, कुल है टोटल 6, तो 6। इसी प्रकार निकालना है आप लोग को। गेट इट। आगे बढ़े अगर आप लोग की मर्जी हो तो 8 नंबर सवाल, तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो दोस्तों 8 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, एग्जाम आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, तो कैसे लिखना ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि अच्छा नंबर मिले। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग। बनाते यहां बिंदुओं, तुम हम मान लेते हैं, माना बिंदुओं, एक लाइन लिख दीजिएगा अच्छा होगा। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। माना बिंदुओं, हम इसको ए मान लेते हैं, पहला वाला बिंदु को 5, -6, 5, -6, और एक बिंदु है बी, क्या है, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी अनुपात निकालने बोलेगा तो आप लोग के अनुपात 1 मान लीजिएगा। ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या करता है भैया, विभाजित करता है। ठीक है, जब भी आप लोग अनुपात निकालने बोलेगा, कुछ भी बोले, तो आप लोगों को बस के अनुपात 1 मान लेना। अब हम लोग बनाते हैं, एक विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है विभाजन सूत्र, पहले देख लीजिए। विभाजन सूत्र होता है px, y, ये दोस्तों विभाजन बिंदु होता है। ठीक है, बराबर m1x2 प्लस m2 x1, और बटा में होता है m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1, और बटा में होता है m1 प्लस m2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, समझ लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए यहां पर हम लोग को तो देखिए x1 y1 तो सब पता है, पहला है ये a, उसके बाद b, मतलब ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। अनुपात भी मिल गया। अनुपात क्या होता है, m1 अनुपात m2 जो होता है ना, m1 और अनुपात m2 ही होता है, तो उसी को मान लेंगे, इसको m1 और ये m2। पर इधर क्या लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिए क्या बोला है, y अक्ष। और आप लोगों को दोस्तों याद होगा y अक्ष ये वाला है, इसमें x का कुछ वैल्यू मिलेगा कहीं पर नहीं सर, इसमें तो x का वैल्यू 0 मिलता है, कहीं भी आप जाइए x का वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब यहां पर जो विभाजन बिंदु हम लिखेंगे वहां पर x का मान कितना बैठा देंगे 0, और y का मान तो कुछ होगा क्योंकि y अक्ष पर ही है, और y अक्ष पर कहां है हमको नहीं पता, तो y का मान y लिख दे रहे हैं। पर x का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि y अक्ष पर है। उसी प्रकार अगर x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। अगर y अक्ष पर रहे तो x का मान 0 होगा। अगर x अक्ष की बात करें तो
एक्स अक्ष की बात करेगा तो y का मान 0 होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ y अक्ष की बात किया है तो y अक्ष में हमको x का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसलिए बिंदु हम क्या करते हैं, x को 0 बैठा दिए। बराबर आप फॉर्मूला को लिख सकते हो यहाँ पर m1 x2, m1 क्या है, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2। बस m1 को क्या है k, तो k लिख दीजिए, इंटू x2, तो x2 क्या है -1, प्लस m2 क्या है 1, और इंटू x1 कितना है 5, ठीक है, बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, k प्लस 1। यहाँ पे आप वैल्यू लिखना है, लिख दीजिए m1 का मान कितना है, k है, इंटू y2 का मान कितना है -4, प्लस m2 कितना है 1, और इंटू y1 का मान कितना है -6, बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। बस इतना कीजिए ना, अभी आपका आंसर देखिए आएगा। अब ये देखिए, ये x है, ये क्या है y है, ठीक है, ये x का निर्देशांक है ना, ये y का निर्देशांक है। अब x है क्या है 0, तो हम इसको इससे इक्वल करा देंगे, मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो इससे इसको हम बराबर कर रहे हैं, तो इधर क्या है 0 x में, तो इधर x में क्या है k इंटू -1 माइनस k होगा, अब प्लस 5 एकम 5, अब बटा k प्लस 1। अब इसको आप लोग दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो k प्लस 1 है, इधर जाके गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। बचा क्या -k प्लस 5, -k प्लस 5, तो प्लस 5 इधर के क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -5 इक्वल टू हो जाएगा -k, माइनस कट जाएगा तो k का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ये वैल्यू दिख रहा है ना, इसको काट दीजिए, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर k 5 आ गया तो क्या हो गया, k अनुपात 1 बोला था, तो हम लोग अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात निकालने बोला था ना, तो आप लोग लिख सकते हो अनुपात बराबर k अनुपात 1 था, मतलब 5 अनुपात 1 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 9 नंबर है। ठीक है, ये 7.3 का दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है, देखिए बोला है ना कि 3 बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उस त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष ए दिया है 5,2, बी दिया है 4,7 और सी क्या दे दिया है, सी दे दिया है 7,-4। यही है ना जी, 5,2, 4,7, 7,-4। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो जब भी बिंदु वाला दिया रहता है तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 1/2 ये फॉर्मूला होता है जब 3 बिंदु दिया हुआ रहे। ठीक है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, तीनों शीर्ष दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है दोस्त। आई बात समझ में? बस वैल्यू लिखिए, पहला वाला क्या 1, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, यानी कि x1 y1, x2 y2, x3 y3। बस बैठाइए, आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है दोस्त तो देख देख के यहाँ पर मान आप लिख लेना एक बार, ठीक है, कि x1 है ये इतना, y1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, x3 बराबर इतना, y3 बराबर इतना। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो 1/2। चलिए वैल्यू बताते हैं। x1 का मान कितना है 5 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना है यहाँ पर देख लीजिए, y2 7 है और माइनस y3 कितना है -4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 4। अब y3 माइनस y1, y3 कितना है -4 और माइनस y1, तो y1 कितना है 2 है। अब प्लस x3 है, तो x3 कितना है 7 और इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 7, 2 माइनस 7। अगर आप लोग को ऐसे दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर एक बार लिख लेना कि x1 बराबर है 5, y1 बराबर है 2, फिर x2 बराबर है कितना 4, y2 बराबर है, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x2 बराबर है 7, फिर x3 बराबर है 7 और y3 बराबर है -4।
कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है यहां पर। पांच है तो 5 लिख दिए, 7 और 4 11, प्लस प्लस दिए, 4 है माइनस और माइनस प्लस, 4 और 2 -6। ठीक है, और यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर और एक है प्लस, तो प्लस दे दिए 7, और 2 में 7 जाएगा तो -5। आई बात समझ में, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 11 × 5 = 55 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, 4 × 4 = 24, प्लस माइनस से माइनस, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 1/2 55 है, और इधर माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। इसको घटाव कर दीजिएगा, 1/2 59 में 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में आ जाएगा, तो यहां पर -2। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, माइनस में नहीं होगा। त्रिभुज का क्या, किसी भी का क्षेत्रफल, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल अगर माइनस में आए तो उसको प्लस कर देना है, वो माइनस होता नहीं है क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। कितना नंबर, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर बोला है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधा खड़ी है। आगे क्या पूछ रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना बढ़िया आसान सा लॉलीपॉप दे दिया, चलिए देख लीजिए। कि तुम्हें खबरों में रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। तो आप लोग देखिए, इस तरह का सवाल में आपको समझना पड़ेगा, फिगर समझना पड़ेगा। 9.1 जो चैप्टर है इसमें आपको फिगर अगर बना लिए तो भैया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्या है देखिए, आप बोल रहे क्या कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए हम एक मीनार खड़ा कर देते हैं, यहां पर खड़ा कर देते हैं। ये एक मीनार है जो हम यहां खड़ा कर दिए। ठीक है, कितना है इसका हाइट, ये बोल दिया है कितना, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है। क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, मीनार का पाद बिंदु मतलब क्या, जहां से मीनार शुरू होता है, यहां से 15 मीटर दूर, हम इसे मान लेते हैं 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का, ये शिखर हो गया, का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन वाला होता है, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण क्या, ये वाला हो जाएगा। उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो आप मीनार की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई के निकालना है। हम मानते हैं ABC, बस हो गया, फिगर बन गया आपका। और ये कितना 90 डिग्री होता है हमेशा। माना, जैसा दोस्तों मैं लिख रहा हूं ऐसा अगर आप लोग एग्जाम में लिख दिए ना, कोई एक नंबर भी काटने वाला नहीं होगा आपका। माना मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई दोस्त, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, AB। अब कुछ नहीं, समकोण त्रिभुज में लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में हो गया, समकोण त्रिभुज ABC। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए हमको निकालना है ये वाला चीज। ठीक है, आपको इससे पहले 8 चैप्टर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चिंता मत कीजिए, नहीं होगा तो मैं दिलवा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको। अभी जस्ट ऐसे बनाने के लिए समझ लीजिए। क्या समकोण त्रिभुज ABC में अगर ये चाहिए, ये दिया हुआ है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, ये होता है दोस्तों, अगर ये थीटा है ना तो ये होता है B, और उसके सम्मुख वाला जो होता है वो होता है P, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते, होता है H यानी कि कर्ण। ठीक है, हमको निकालना है ये वाला, ये दिया हुआ है, मतलब B और P का रिलेशन हो रहा है। कौन थीटा लगा सकते हैं, B और P, tan थीटा आप लगा सकते हो। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप चाहो दोस्तों कॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें भी P और B आ जाता है। तो tan 60 बराबर P/B, यानी कि P क्या है, P/B आप फॉर्मूला लिख दिए। P कितना डिग्री, P क्या है, AB है तो AB लिख दिए, बटे में B क्या है, BC है तो BC लिख दिए। tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB का मान आपको निकालना है, वही तो निकालना है ना, AB निकालना है। अब BC कितना दिया है, 15 दे दिया है,
तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √6 नहीं √3, 15√3 मीटर। ये फाइनल आंसर आप लोग का आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल, इतना सवाल कीजिए 2 नंबर मिल गया। और 11 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ये तो और भी बढ़िया सवाल है, आसान। क्या पूछा है, यदि tan A बराबर cot B हो, यदि tan A बराबर cot B, तो आपको क्या सिद्ध करना है, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए यहीं पर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूं, ठीक है। tan A बराबर cot B दिया है ना, बस इसको हम चेंज करते हैं। क्या, इसको tan ही रखते हैं हम, tan A, और इसको हम tan में चेंज करते हैं। अच्छा, cot को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस बी। आप एक बात बोलिए, अगर हम cot को tan 90 माइनस बी लिख दें, कोई दिक्कत होगा? अरे tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, तो tan 90 माइनस बी मतलब cot बी, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, tan A बराबर, अरे एक मिनट, दोनों तरफ tan है ना, तो tan हम कैंसिल। देखिए एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, ये इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाता है। जब आप 11th में जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मान के चलिए tan इधर भी कैंसिल हो गया, तो हम लोग का A बराबर बचेगा 90 माइनस बी। नहीं तो ये एक्चुअली लगता है इनवर्स वाला रूल, tan उधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 90 माइनस बी, तो tan इनवर्स tan उसका डायरेक्ट हट जाएगा, 90 माइनस बी बच जाएगा। तो आप लोग उसको आगे पढ़ेंगे, अभी सोच लीजिए कैंसिल हो गया। माइनस बी इधर है, इधर के प्लस बी हो जाएगा, तो A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया। लीजिए प्रूफ, गेट इट? कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग का 12 और 13 नंबर जो सवाल है, ठीक है, इसमें आप लोग का 11th चैप्टर का दिया हुआ है, 11.1 का एक है, 11.2 का। और यहां पर मैं बताऊंगा तो उतना खास आप लोग को समझ नहीं आएगा, मैं आप लोग ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी सवाल आएगा इससे नहीं हटेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसके लिए अलग सा चैप्टर, में चैप्टर को ही बता दूं तो कोई भी सवाल देगा ना भैया इससे बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो जितना सिलेबस मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको अभी नहीं बताता हूं, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में, तो आप लोग कमेंट करके बोलिए अलग चैप्टर में बता दूं क्या। चलिए आगे देखते हैं, 12-13 को स्किप करते हैं। 14 नंबर, एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है, नीली है? 3 सवाल है, चलिए देख लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, कोई बैग है जिसमें लाल गेंद कितना है, लाल है एक लाल है, काली कितना है, काली है 5, और नीली कितना है, तो नीली है 3। अच्छा, कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 3, 5 और 1 6 और 3 9, टोटल गेंद 9 हो जाएगा। अब प्रायिकता निकालने बोला है ना, आराम से निकाल लीजिए। क्या बोला है कि काली है, तो काली है, प्रायिकता 1 नंबर, P किसका है, काली है, काली है। तो आप लिख सकते हो बराबर काली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद, तो काली गेंदों की संख्या बराबर बटे कुल गेंद लिख सकते, तो काली कितना है 5, कुल कितना है 9, हो गया। बी नंबर में क्या पूछा है देख लीजिए, बी नंबर में क्या बोला है कि लाल है, तो प्रायिकता क्या, लाल है, तो लाल कितना है देख लीजिए, लाल 1 है बटा कुल कितना है 9, हो गया प्रायिकता। और एक सवाल है इसमें, यहां बना देता हूं सी नंबर, की प्रायिकता किसका बच गया, नीली, नीली है, यही ना जी। तो नीली है का प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीली कितना है देख लीजिए, तो नीली 3 है बटा कुल है 9, इसको काट दीजिएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सा सवाल है, आसान तरीके से बना लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप लोग का दोस्तों शुरू होता है असली लड़ाई, यानी कि सेक्शन सी। 3 क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग को, 5 नंबर करके 15 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन सी में जितने सारे सवाल है सभी को हम देखेंगे, क्योंकि सारे सवाल आप लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला सवाल जो इसमें है 15 नंबर सवाल, मैं यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है, अच्छा बनेगा। क्या है, बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है मान लीजिए, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली है केबल टावर जो होगा वो भवन से क्या होगा, भवन से ऊंचा होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये जमीन है। ठीक है, ये क्या है, ये जमीन। तो इसके शिखर से, भवन के शिखर से, ये जो केबल टावर के शिखर है, इसका शिखर का उन्नयन कोण दे दिया। उन्नयन कोण कौन वाला होता है, मैं अभी बताया कि ये वाला जो होता है समतल से जो कोण बनाता है, ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा। ये उन्नयन कोण कितना दे दिया है, 60 डिग्री है। ये है 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब इसके पाद का जो है अवनमन कोण, तो पाद का अवनमन कोण निकालते हैं तो इधर से एक रेखा खींचते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहां पर जो कोण बनता है ना वो होता है दोस्तों अवनमन कोण। और यहां पर अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। आए बात समझ में। तो अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे। आगे क्या बोला इसमें, आगे इसमें बोला है कि हो गया 45। टावर की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब ये टावर की ऊंचाई आपको निकालना है। चलिए मैं यहां पर मान लेता हूं, नाम देता हूं ए बी सी और डी ई, ये मैं इसका नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने में तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, ये देखिए ये 7 है, ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45। क्यों होगा भैया, क्योंकि ये भी भूमि का समतल है, ये भी भूमि का समतल ही है। मतलब उसको कोई रेखा परिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण क्या हो जाता है, बराबर। तो ऊपर वाला 45, तो भैया नीचे वाला भी 45 डिग्री ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब ये 45 तो हम ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले हम इसी को निकाल, ये तो है ये 7 हो गया ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। टावर क्या है, टावर कुल है ए बी प्लस बी सी, तो हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या मान लो, ए बी प्लस बी सी है, और भवन क्या है, भवन है डी। ठीक है, हमको टावर की ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम ए बी प्लस बी सी मान लिए। अब हमको मेन चीज क्या है, ये वाला निकालना है, ये वाला ए बी निकल गया, मतलब मेरा टावर का ऊंचाई निकल जाए। क्योंकि भैया यहाँ पर बी सी तो हमको पहले से मालूम है 7, इधर 7, तो ये भी 7, हमको ये चाहिए तो ये पूरा निकल जाएगा ना। तो इसके लिए हमको ये वाला चीज चाहिए ना, और ये वाला चीज हमको पता है, नहीं पता है, तो चलिए निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, अच्छा ये चीज तो सेम है ना, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि ये जितना दूरी है, दोनों समतल है ना टावर और भवन, तो ये जितना उतना ये होगा, तो हम इसको इसी को निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ईडीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ईडीसी में क्या होगा, ये वाला मालूम है, इसको निकालना है। इसका और इसका रिलेशन क्या है, P और B का, मतलब tan लगा दीजिए, tan या cot आप कुछ भी लगा सकते हो। tan 45 बराबर P बटा B, P मतलब क्या, DE, अब बटा E, P बटा B मतलब क्या, DC। ठीक है, tan 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर D कितना है, 7 बटे DC। यहां से हम लोग का DC निकल गया कितना, 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, DC हम लोग का 1 मीटर निकल गया। अब DC 1 मीटर, इसीलिए हम कह सकते हैं BE भी कितना होगा, BE या EB जो कहना है कहिए, EB ही लिखते हैं चलिए हम। तो EB भी हम लोग कितना हो जाएगा, EB हो जाएगा 7, सॉरी 7 है ना जी, तो 7 लिखिए यहां पर, DC बराबर 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, DC भी हो गया 7, इसलिए EB भी क्या हो गया, 7। अब लगाते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। अब लगाइए समकोण त्रिभुज ABE में। AB में क्या हो जाएगा, हमको ये मालूम चल गया, कितना आ गया, 7। ये आराम से निकालेंगे। कौन सा थीटा लगाएंगे, वही सेम tan थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो उसके सम्मुख वाला कोण P होता है, और ये वाला B, H से तो हमको कोई मतलब है नहीं अभी, तो tan 60 डिग्री लगा देते हैं हम। क्या होता है, P बाई B, P कितना है AB, और बाई B कितना है BE, तो tan 60 होता है √3। AB कितना हो गया, AB हमको निकालना है। B कितना हो गया, B देखिए, BE लिखिए या AB लिखिए, EB, चलिए हम BE ही लिख देते हैं, अच्छा सुनाई मिलेगा क्या, BE, सुनाई अच्छा मिल रहा है तो BE लिख रहने दीजिए। B कितना है 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर 7√3।
अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं हम। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी कितना निकाले 7√3, तो 7√3। बी सी कितना है, बी सी पहले से है 7, तो 7, तो 7 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा √3 + 1, और ये हम लोग का इतना मीटर आंसर टावर की ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना हो गया, और बी सी बराबर यहाँ लिख सकते हो जो दिया हुआ है, डी बराबर 7 मीटर, उसके बाद बी सी बराबर 7 मीटर। और ऐसे मैंने फिगर में दिखा दिया, इसलिए नहीं लिखा। आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आप लोग का फाइनली आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का है स्क्रीन के सामने क्या, कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्वेश्चन सब लोग का ऐसा है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों 15 नंबर सवाल के लिए मैंने यहाँ पर एक आप लोग का फिगर बना दिया, आप लोग देख सकते हो। 15 में क्या बोला है कि खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो कुल ऊंचाई यहां से यहां तक का ये दे दिया 15.5 सेंटीमीटर। ओके, ये दे दिया है, और ये त्रिज्या है 3.5, तो ये नीचे भी कितना होगा, हर तरफ होगा 3.5, इधर भी 3.5, इधर भी 3.5, इधर भी 3.5। तो चलिए जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और संपूर्ण पृष्ठफल कैसे निकालेंगे, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं क्या है कि अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु भी है, तो शंकु का भी त्रिज्या हम लिख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या ये r बराबर कितना हो जाएगा, ये भी वही है 3.5। ठीक है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, शंकु का ऊंचाई बोल के भी कोई चीज होता है ना जी, तो शंकु का ऊंचाई, ठीक है, इसको हम लोग h से लिखते हैं। अब देखिए कुल ऊंचाई कितना है 15.5, उसमें से ये वाला क्या है 3.5, तो ये वाला कितना होगा, पूरा में से अगर इसको हम घटा दें तो ये वाला बचेगा, बिल्कुल सर बच जाएगा। पूरा है 15.5, ये वाला है 3.5, त्रिज्या ये उधर 3.5 तो इधर भी 3.5, इसको हम घटा देंगे तो मेरा ये शंकु ऊंचाई बच जाएगा। तो कुल में 15 शंकु ऊंचाई कितना हो जाएगा, 15.5 में 3.5 माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो आएगा वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बस अब निकालते हैं हम लोग का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, तो हम लिखते हैं उसके लिए हमको पहले एल चाहिए, तो एल निकाल लीजिए। शंकु में क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, एल इक्वल टू होता है h² प्लस r²। तो h कितना है देख लीजिए हम लोग का 12 का स्क्वायर, और प्लस r कितना है शंकु का 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25। इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 4 1 5 156.25 रूट में। ठीक है, इसका आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका दोस्तों अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। बस हो गया काम। अब लिखिए हम लोग का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का दोस्तों यहां आप लोग का हो गया क्या, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां आप वैल्यू बैठा सकते हो या फिर कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू बैठा के ही काट देता हूं आप लोग का। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 3.5, और हम लोग का एल कितना निकाले 12.5, और प्लस 2, फिर पाई का मान 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कटेगा जी हाँ, ये 7 × 5 = 35 कट जाएगा 0.5 से, और इधर भी दोस्तों कटेगा 7.5 से, उसको मैं आगे काटते हैं, इधर सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो 22 × 5 = 110 पॉइंट है तो 0 यहाँ पर
पॉइंट है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, और गुना 12.5 गुना 12.5, ठीक है 12.5, और प्लस 2 गुना 22/7 और 3.5 का स्क्वायर मतलब क्या 3.5 इंटू 3.5, काट दीजिए 7 × 5 = 35, यहाँ भी 0.5 से कट जाएगा, तो इसको गुना कीजिए और आप लोग का फाइनली आंसर है। तो दोस्तों आप लोग गुना कीजिएगा इसको तो 137.5 आ जाएगा, और इसको गुना कर दीजिएगा तो इतना आएगा 22 दूनी 44, और इसको गुना कर दीजिए, फाइनली जो गुना करके आएगा इसको 77, इधर 137.5, दोनों को जोड़ दीजिए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग को फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हम लोग का है, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सवाल कैसा है आप लोग का, इसमें बोला क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, मतलब पहले वाला जो फिगर है उसी तरह का फिगर बनेगा। एक अर्धगोला पर खड़ा क्या है, एक शंकु है, ठीक है, और शंकु का ऊंचाई उतना ही है जिसका किसका त्रिज्या है। यही बात बोला है ना कि जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या कितना है, यह है 1 सेंटीमीटर, और बोला है ये ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर, बराबर है, ठीक है दोनों। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब पाई को हटाना नहीं, पाई को रखना है। तो लिख देते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अब प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। भैया अर्धगोला भी है ना, उसको कैसे छोड़ दीजिएगा, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यू। अब यहां पर एक चीज आप लिख लीजिए पहले, अगर लिखना है तो, कि शंकु की त्रिज्या ये भी r ही है, बराबर 1 सेंटीमीटर, सब एक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो बस बैठाइए, पाई को हटाना नहीं है क्योंकि बोला है पाई के टर्म में ही रखना है। r का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, h का मान भी 1, प्लस 2/3 पाई का मान कितना है, पाई को पाई ही रखना है, पाई को हटाना नहीं है, और r का क्यू, r कितना है देख लीजिए 1, तो 1 का क्यू, तो 1/3 पाई हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में इधर कितना हो जाएगा 1 पाई, और इधर 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई 3 पाई बटे 3, 3 3 कटिंग, फाइनल आंसर हम लोग हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। इतना छोटा सवाल आप सॉल्व कर दिए, मिल गया आपको 5 नंबर। समझ रहे हो कितना आसान आसान सवाल आप लोग को पूछा गया है। तो एक अंतिम सवाल है दोस्तों, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं, जो कि आप लोग का बारंबारता का है। क्या पूछा है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं एक फिगर आप लोग को बना लेता हूं, फिर मिलता हूं आप लोग से। तो दोस्तों ये चीज आप लोग को दिया हुआ है किताब में, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20 से लेकर 50 से 60 तक का, और बारंबारता ये सारा चीज दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं माध्य निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल वाला मैं लगाया हूं कि समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, मतलब जितना एफ एक्स आएगा सभी का जोड़ बटा एफ। अभी ये एफ एक्स क्या है, एफ क्या बताऊंगा। देखिए एफ तो यहाँ पर दिया हुआ है, बारंबारता को ही एफ बोलते हैं। एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह दोस्तों होता है एक्स, एक्स हमको निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालता है एक्स, तो बस ये जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का वैल्यू होता है एक्स। 0 से 10 के बीच में क्या होता है, तो सर 5 होता है। 10 से 20 के बीच में 15 होता है। 20 से 30 25, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लाइन समझ में नहीं आया तो मैं एक लाइन दे देता हूं, आप लोग अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, तब दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, अब सिग्मा एफ मतलब जितना एफ है सभी को जोड़ दीजिए। 8 5 13, 13 10 23, 23 3 26, 26 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, 34 और 6 40। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब सबको गुना कीजिए, तो 5 5
25। दोस्तों गुना करके ये सब आ जाएगा और उसको हम सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, मतलब समेशन एफ एक्स। बस सबका वैल्यू बैठाइए, सभी का जोड़ कितना आया 1190 और सिग्मा एफ कितना है 40। इसको भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचा तो 4 नाम 36, 3 बचा तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 बचे 29.75। इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये था दोस्तों आप लोग का अंतिम सवाल इस मॉडल सेट 1 का। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी को लाभ हो। दोस्तों इसका सारा सेट का सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। और क्या ही कहूँ, आप लोगों को साइंस का दोस्तों बना दिया हूँ, सोशल साइंस का एक सेट अपलोड कर चुका हूँ, मैथ का हो गया ये वाला, और इसके बाद धड़ाधड़ सभी को मिलते जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग का शेयर ही हमारा मोटिवेशन है, आप लोग का प्यारा से कमेंट और लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। चलो सभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल। मेहनत कीजिए तभी बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर आएगा। कोई दोस्त आपका सो रहा है, उस वक्त आप पढ़ेंगे तो आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल मेहनत कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।